हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे कुछ जो व्यूअर्स हैं वो न्यू हैं एंड कुछ व्यूअर्स पुराने होंगे। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, वो भी मैं लेसन्स यहाँ पे बताने वाली हूँ आज, वो प्रैक्टिकली थोड़ा कम है एंड थ्योरिकली ज़्यादा है। सो जितनी भी एक्सरसाइज में बताती हूँ या फिर मैं बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जब बात करती हूँ तो उसके लिए मैं क्यों बोलती हूँ एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। सो दैट आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लास्ट लेसन्स जो आपने देखे हैं, जिन एक्सरसाइजेस को आप कर रहे हो, क्या प्रॉपर तरीके से वो आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो अपने आर्ट वर्क्स में, लाइक स्केचिंग और लॉन्ग हायर स्टडी और फाइनल आर्ट वर्क्स और कमीशन आर्ट वर्क्स। सो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस गाइडेंस को ले रहे हो क्या आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो एंड कहाँ पे किस लेवल के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सो बहुत मैटर करता है कि आपका लेवल क्या है करने के लिए, कि आपका फंडामेंटल्स क्लियर है या नहीं, ये भी आपको पता करना इंपॉर्टेंट है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स होंगे जिनके ड्राइंग के फंडामेंटल्स क्लियर हैं, बट कुछ व्यूअर्स हैं जिनके ड्राइंग के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हैं। सो इस वीडियो के एंड तक वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, तो आप उसके थ्रू ये पता कर सकते हो कि एक्चुअल में आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं या नहीं, एंड क्यों ड्राइंग के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, क्यों फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है। एज एन आर्टिस्ट, अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हो या फिर अगर आप बिगिनर नहीं भी हो तो भी आपको ड्राइंग के फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स पे काम करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई आर्टवर्क हम बना रहे हो सो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, उसका बेसिक प्रोपोर्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स के अंदर आएंगी एंड फंडामेंटल्स के अंदर आएंगी। क्योंकि जब स्ट्रक्चर ही अगर सही नहीं बना, लाइक अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हो तो 98% जो है वो ड्राइंग वाला पार्ट रहता है एंड जो बाकी का 2% है वो वैल्यूज़ वाला रहता है, यानी डार्कनेस एंड लाइटनेस वाला। तो जब हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं या डिटेल्स को ऐड करते हैं, उससे पहले का जो पार्ट है 98% वाला, वो ड्राइंग का फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल का पार्ट है। सो किसी भी आर्टवर्क को कंप्लीट करने के लिए उसका बेस इंपॉर्टेंट है। अगर वो आर्टवर्क आप बना रहे हो तो आपको जो 98% वाला पार्ट है, लाइक बेस है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा टाइम देना है। एंड आफ्टर दैट जब उसमें आप वैल्यूज़ को ऐड करते हो एंड अगर आपको वैल्यूज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आपका आर्टवर्क 100% स्ट्रॉन्ग दिखेगा। एंड अगर आपने 98% वाला जो पार्ट है उसको ज़्यादा टाइम ना देके वैल्यूज़ या डिटेल्स वाले को टाइम ज़्यादा दे दिया, सो उस केस में आपका जो आर्टवर्क है वो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा। दैट मीन्स अब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द प्रपोर्शंस एक्चुअली। लास्ट जो सेशन था उसमें मैंने बताया था, जो मेरी एक एक्सरसाइज का सेशन आया था, वीडियो आया था, प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने उस एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से देखा होगा एंड अपने रेगुलर स्केचिंग में इम्प्लीमेंट किया होगा। बट द थिंग इज़ कि आप उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं। अगर आप सही वे में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो 1-2 महीने के बाद भी आपको वो जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं दिखेंगे, ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट कि अगर हम आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी जो आई है वो ट्रेन जब ही होगी जब हम उनको रेगुलर आर्टवर्क से इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे। लाइन क्वालिटी सेकंड नंबर पे आती है। लाइन क्वालिटी, आप किसी भी चीज़ को बना रहे हो तो लाइन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो लाइन क्वालिटी को भी अच्छा करना पड़ता है और वो होता है वार्म अप के थ्रू। किसी भी आर्टवर्क को आप बना रहे हो, कोई भी वर्क आप कर रहे हो, तो उससे पहले आपको हैंड को रेडी करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, पूरा वार्म अप का सेशन वो भी मैंने लास्ट में बना रखा है। आई होप वो भी आपने प्रॉपर तरीके से देख लिया होगा। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक वार्म अप का जो सेशन है एंड प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज का जो सेशन है, जो वीडियो लेसन अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो आपको प्रॉपर तरीके से देखना है ताकि जो अभी मैं बताने जाऊंगी इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वो पार्ट 2 में है। अगर आपने पार्ट 1 प्रॉपर तरीके से नहीं देखा है तो आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। सो दैट्स वाई उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, दोनों ही सेशंस का, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। नाउ इस वीडियो में समझेंगे कि हाउ proportion judgment exercise works, how can we implement proportion judgment exercise in our sketches, in our long hair study, in our artworks। जो भी आप बना रहे हो, चाहे आप लाइफ स्टडी कर रहे हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइक स्टिल लाइफ है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, बर्ड्स, एनिमल, फिर पर्सपेक्टिव है, एवरी सब्जेक्ट आपके प्रपोर्शंस यानी ड्राइंग के वो होना इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप उन सारी चीज़ों पे काम कर लेते हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हो एक सिंपल प्रोसेस के साथ, बिकॉज
प्रोसेस जो है वो सेम ही रहता है। किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से किसी प्रोसेस को स्टडी करना नहीं हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ कर रहे हो, अब वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे आप उसकी लाइफ स्टडी कर रहे हो या लॉन्ग हाई स्टडी या स्केचिंग कर रहे हो, आपको आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको भी हम ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं वो कुछ रैंडम शेप्स में आपको दिखते हैं। लाइक वो सिंपल किसी एक पार्टिकुलरली शेप, सर्कल, ओवल या फिर किसी लाइन या एंगल के फॉर्म में नहीं होते, वो किसी रैंडम शेप्स के फॉर्म में होते हैं। और वो चीज़ आप हर एक सब्जेक्ट में देख सकते हो। हमारा जो मेन मोटिव रहता है उसके प्रपोर्शंस को जज करना, ओवरऑल प्रपोर्शंस। तो प्रपोर्शंस क्या होता है, जब आप किसी आर्टवर्क को बना रहे हो तो उसका जो साइज़ है यानी लेंथ एंड विड्थ वो एग्जैक्ट बना पाना फ्री हैंड। सो फ्री हैंड जब आप उस चीज़ को अप्रोच कर पाओगे, सेम लेंथ एंड सेम विड्थ को एंड सेम एंगल को, साइज़ भी जब ही अच्छा होगा जब उसका एंगल भी सही होगा। तो जब लेंथ, विड्थ एंड एंगल ये तीनों ही चीज़ें सही होती है एक आर्टवर्क की, तो दोनों आर्टवर्क यानी आपका जो रेफरेंस है एंड आपका जो आर्टवर्क है या आपका स्केच है, उन दोनों का साइज़ सेम होगा, यानी कि ओवरऑल प्रपोर्शंस मैच होगा। सो दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, अब वो जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी रैंडम शेप में हो सकता है, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, तो उससे पहले उस पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। सो किसी भी स्ट्रक्चर को हम जब स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ मैटर करती है, प्रपोर्शंस। प्रपोर्शंस मतलब जो भी चीज़ जैसी दिख रही है वैसी एग्जैक्ट आप बनाना, सेम साइज, सेम लेंथ, विड्थ एंड एंगल, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें सही होंगी तभी वो जो एग्जैक्ट है वो ड्रॉ हो पाएगा। एंड फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो तो वहाँ पे हमें आईज़, नोज़ ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आप देखो कि जब आई की कोई शेप है वो एक रैंडम शेप के फॉर्म में है, आईब्रो की जो शेप होती है वो भी एक रैंडम शेप होती है। आप किसी आईज़ की शेप को या किसी आईब्रो की शेप को देखते हो तो वो भी एक रैंडम शेप है। लाइक उसका कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है दैट कि आईब्रोज जो है वो इस ही टाइप की बनती है, उसका लेंथ एंड विड्थ एंड प्रपोर्शंस जो है वो फिक्स नहीं है। ये कैसे पता लगता है, क्योंकि सब फेसेस में डिफरेंस होता है। इफ़ आईब्रोज के जो शेप्स हैं, आईज़ के जो शेप्स हैं वो एक सिंपल शेप्स के फॉर्म में होते, यानी कि कोई रैंडम शेप्स के फॉर्म में वो नहीं होते, एंड सबकी आईज सेम होती तो सबके ही फेसेस सेम होते, लेकिन सबके फेस का स्ट्रक्चर अलग होता है। एंड दैट्स वाई हर स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको उसको प्रॉपर स्टडी करना होता है, लेकिन उसके लिए आपको पार्टिकुलर सब्जेक्ट की अलग से स्टडी करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कि हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, रैंडम शेप्स। तो जब रैंडम शेप्स आपको देखने को मिल रही है तो मेन मोटिव जो है आपका, जिसको आपको स्टडी करना है, वो है रैंडम शेप्स को समझना, एग्जैक्ट बना पाना। तो आपको वहाँ पे ये चीज़ नहीं सोचनी है कि ये पार्ट ये आईज है या आईब्रोज है। दिस इज़ अ पार्ट, ये एक पार्ट है ड्राइंग का, एंड आपको उसको उस ही तरीके से सोचना है कि दैट इज़ अ रैंडम शेप। जब आप उस तरीके से उसको स्टडी करके एंड सेम प्रोसेस को समझते हो, सिंपलीफिकेशन प्रोसेस को, तब ही वो एग्जैक्ट बन पाता है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना, क्योंकि जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है उसके बाद भी आपसे कुछ मिस्टेक्स होती हैं। सो इसीलिए आप लोग क्या नहीं करो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पिक्चर है, आपको एक शेप देखने को मिल रहा है कि भी एक रैंडम शेप है, बट द थिंग इज़ कि ये जो है वो लाइंस के फॉर्म में दिख रहा है। दैट मीन्स इसमें आपको स्मॉल एंगल्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करने के लिए कहती हूँ तो इजीली आप उसको गैस कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, तो उससे ओवरऑल प्रोपोर्शंस को जज करते हुए उस रैंडम शेप को आप ड्रॉ कर पाओगे। बट सेकंड वाला वो रैंडम शेप है वो कर्व्स के फॉर्म में है। तो जब हम इसको बनाएंगे, डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, सो वो जो कर्व है वो एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा,
क्यों? क्योंकि आपने उसको डायरेक्टली अप्रोच किया है। आपको रैंडम शेप्स को देखना है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, तभी वो प्रपोर्शन सही बन पाएंगे। सो प्रपोर्शन को, रैंडम शेप्स को स्टडी करने के लिए प्रपोर्शंस को स्टडी करना है, एंड प्रपोर्शंस को स्टडी करने के लिए लाइन क्वालिटी को अच्छा करना इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सरसाइजेस पे काम करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप प्रपोर्शंस को जज कर पाओ, लाइक उसकी साइज को कंपेयर कर पाओ, एंड जैसा आप गेस कर रहे हो वैसा ही सेम ड्रॉ कर पाओ। सो उसके लिए ही हम प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज करते हैं, एंड लाइंस की लेंथ एंड विड्थ को कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो जब आप 5 सेंटीमीटर की लाइन अगर आप बना रहे हो, तो आप कैसे पता करोगे बिना मेजरमेंट टूल के कि ये लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर की है? तो प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज के थ्रू 1 या 2 महीने के अंदर ही आप एग्जैक्ट बना पाते हो, लाइक आप गैस कर पाते हो कि ये लाइन 2 सेंटीमीटर की है, तो अगर हम इससे बड़ा आर्टवर्क बना रहे हैं तो कितने सेंटीमीटर की लाइन होगी? 4 सेंटीमीटर की। तो उसके लिए आपको किसी मेजरमेंट टूल इंपॉर्टेंट नहीं है लेना, आपको सिंपली उस चीज़ को गैस करते हुए आगे चलना है कि इसका जो बड़ा साइज है वो इस टाइप से बनेगा। इसका यूज़ क्यों करते हैं? हम डायरेक्टली कर्व्स को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि लाइंस को कंपेयर करना, बना पाना, प्रपोर्शंस को जज कर पाना लाइंस के फॉर्म में इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू कर्व्स या रैंडम शेप्स। आपको बहुत सारी रैंडम शेप्स देखने को मिलती है, तो जब आप उसको डायरेक्टली अप्रोच करोगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एंड आप उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ओवरऑल प्रपोर्शंस को जज नहीं कर पाओगे, एंड आफ्टर दैट रिजल्ट्स भी सही नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस का यूज़ करके लाइंस के फॉर्म में, एंगल्स के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप उसको कट करते हुए एंड में रैंडम शेप पे जाते हो या किसी आर्टवर्क को बना रहे हो, तो उस प्रोसेस के साथ कम टाइम में ही आपका जो रिजल्ट है वो 100% होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हमने जो लेंथ एंड विड्थ गैस किया क्या वो सही है या नहीं है? तो वो चीज़ हम कैसे देखेंगे? एंड अगर वो सही नहीं है, वो गलत है, बिकॉज एज अ बिगिनर जब आप स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ गलत होगी, उसमें मिस्टेक्स होगी, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यू हैव टू वर्क ऑन द प्रपोर्शंस, यानी साइज, लेंथ एंड विड्थ, साइज, एंगल्स, ओवरऑल प्रपोर्शंस वहाँ पे आ जाएंगे। सेकंड नंबर पे लाइन क्वालिटी, अगर आपकी लाइन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप इजीली लाइंस को फ्लो में नहीं बना पाओगे, एंड लेंथ एंड विड्थ को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट नंबर पे आपको लाइन क्वालिटी पे वर्क करना है, सेकंड नंबर पे आपको प्रपोर्शंस पे वर्क करना है। एंड उसके लिए क्यों करना है? क्योंकि जब आप किसी आर्टवर्क को बना रहे हो तो आपको वहाँ पे प्लेसमेंट्स देने के लिए लाइंस की एंड एंगल्स की नीड होगी, ठीक है? जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, किसी रैंडम शेप को बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको लाइंस के फॉर्म में प्लेसमेंट्स देनी है, एंड उसके लिए ही हम क्या कर रहे हैं? प्रपोर्शंस पे वर्क कर रहे हैं, एंड सेकंड लाइन क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं, ताकि हम किसी शेप को इजीली अप्रोच कर पाएँ। अब उसके लिए क्या करना इंपॉर्टेंट है? ड्राइंग एक्सरसाइज, यानी कि प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज, एंड सेकंड वार्म अप। लाइन क्वालिटी के लिए क्या करना है? वार्म अप एक्सरसाइज एंड प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज। ये दोनों ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ताकि आप चीज़ों को कंपेयर एंड प्रपोर्शंस को अच्छे लेवल पे ले जाओ। अब अगर आप आई ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को समझ चुके हो एंड रेगुलर आप उसको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, बट द थिंग इज अपने स्केचेस में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो एंड रैंडमली स्केचिंग कर रहे हो, तो भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको क्या करना है? अपनी आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट भी करना है, एंड अपनी मिस्टेक्स को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज करते जाना है। जिस भी आप एक्सरसाइज को कर रहे हो वहाँ पे साइज को इंक्रीज, यानी डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हुए चलना है, एंड उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है अपने स्केचेस में। एंड साथ ही साथ अपनी स्केचिंग की क्वालिटी को भी इंक्रीज करने के लिए डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हुए चलना है, ताकि जब आप ड्राइंग एक्सरसाइजेस को रेगुलर बेस पे एटलीस्ट 1 मंथ और 2 मंथ तक करते हो प्रॉपर तरीके से, एंड जो पॉइंट्स मैंने शेयर किए उसके साथ में, तो आपको 100% वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप डे 1 पे जो आपकी स्केचिंग थी, डे 30 पे या अगर आप 1 मंथ का चैलेंज लेते हो, तो वो चीज़ आपको ग्रोथ जो है, वो डिफरेंस जो है अपने स्केचेस में देखने को मिलेगा। तो आप इजीली उन चीज़ों को कंपेयर करके भी देख सकते हैं। अब ये समझते हैं कि प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज जो है वो हर एक सब्जेक्ट पे कैसे इम्प्लीमेंट होती है। किसी भी एक्सरसाइज को अगर आप कर रहे हो तो पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक्सरसाइज नहीं होती है।
ठीक है। तो आपको पूरे ओवरऑल प्रोपोर्शंस को जज करने के लिए सिंपल प्रोपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज का यूज़ करना है। एंड लाइन क्वालिटी के लिए, यानी कि फ्लो में जब आप लाइंस बनाओगे तब आपको वार्म अप का यूज़ लेना है, ठीक है। तो अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो अगर हम जब इसको इस साइज़ को बनाएंगे, तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ लाइंस के फॉर्म में इस चीज़ को कंपेयर करके बताऊँगी, क्योंकि प्रोपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज में हम प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, एक बॉक्स को बना रहे होते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो साइज़ यानी कि लेंथ एंड विड्थ प्रोपोर्शंस पर है कि वो एग्जैक्ट आ पाए, साइज़ क्या है, एंगल क्या है। तो सिर्फ हम बॉक्सेस में कंपेयर करके इन चीज़ों को देखेंगे लाइंस के फॉर्म में। अब मुझे जब इसको बनाना है तो मुझे सिंपली जो साइज़ मुझे रखना है, अगर मान लो इसका जो साइज़ है मुझे इससे थोड़ा बड़ा बनाना है, तो मुझे जितना इसका लेंथ दिखना है ऊपर वाले पार्ट का वो 2 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन ली है। ये तो हो गई 2 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसका जस्ट डबल बनाना है तो मुझे सिंपली 4 सेंटीमीटर इसको कर देना है। अब ये कैसे करेंगे, ये आपको मेजरमेंट टूल से नहीं करना। जब आप प्रोपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको क्लियर होगी। आपने लाइंस को बड़ा करके ड्रॉ करने की एक्सरसाइज की है, यानी गैस किया है। तो जब आप इसको रेगुलर बेस पे करोगे तो एक टाइम के बाद आपकी जो लाइंस आप गैस कर रहे हो वो एग्जैक्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे इसको डबल रखा है, आपको छोटा रखना है, ट्रिपल रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी लाइंस की क्वालिटी एंड लेंथ विथ हमें डिसाइड करनी होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कर दिया। अब ये चीज़ आपको देखनी है कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमने 4 सेंटीमीटर लिया है, लेकिन हमारे पास जो रेफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर वाला है जो हमने गैस किया, जो सिर्फ हम फॉर एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं। तो अगर आप उस चीज़ को देख रहे हो तो जो ऊपर वाला है, जो नीचे वाला है, यानी जो ओवरऑल प्रोपोर्शन है, ओवरऑल साइज़ है, उसको कंपेयर करते हुए चलना है कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ करके। लाइक अगर ये पार्ट 2 सेंटीमीटर है तो इसके कंपैरिजन में ये कितना होगा। ऐसा नहीं कि ये आप अपने हिसाब से डाल दो, आपने यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर का लिया है उसके अकॉर्डिंग ये कितना है, तो हमने 4 सेंटीमीटर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग वो कितना होगा, वो चीज़ आपको वहीं से पता लगेगी। तो हम सिंपल देखते हैं पहले कि इसका ये जो 2 सेंटीमीटर है एंड ये भी 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका लेंथ क्या होगा वो भी हम गैस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 सेंटीमीटर के बजाय इसका जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर का है। सो मैंने यहाँ पे अगर मैं 3 सेंटीमीटर यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा इसको रखती हूँ इस वाली लाइन से, कि 2 सेंटीमीटर था तो वो कितना होगा, लगभग इतना। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लाइंस के फॉर्म में 3 सेंटीमीटर को दिया। अब 3 का जस्ट हमें क्या करना है, डबल करना है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको डबल साइज़ में बना रहे हैं। तो 3 का जस्ट डबल क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो हमें जो ये वाला लेंथ है उसका 6 सेंटीमीटर रख देना है, इसका जस्ट डबल। एंड यहाँ पे जो है वो सेम विद इसकी आ जाएगी। मैंने यहाँ पे ये वाली जो लाइन थी वो 2 सेंटीमीटर रखी है, तो लेकिन ये जो है वो थोड़ा अंदर से पार्ट निकल रहा है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से कम कर सकते हो, बट द थिंग इज़ क्योंकि मैं इसको सिर्फ बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करके देख रही हूँ, इसको बना नहीं रही हूँ, ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, तो कन्वर्ट करने का जो वे है वो मैं बता रही हूँ। उसी तरीके से प्रोपोर्शंस को जज करना होता है, तभी आप सेम साइज़ का भी प्रोपोर्शन जज कर पाते हो एंड डिफरेंट साइज़ का भी, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ोन है, फ़ोन में रेफरेंस होता है वो बहुत स्मॉल साइज़ का होता है। तो जब हम स्केच कर रहे होते हैं पेपर की साइज़ के अकॉर्डिंग, वो स्केच थोड़ा बड़ा बनाना होता है। स्टार्टिंग में आपको बड़े साइज़ के स्केचेस ही बनाने चाहिए, उससे आप लाइंस को इजीली जज कर पाते हो एंड आपकी लाइंस फ्लो में बनती है। जिस तरीके से मैंने बताया वैसी लाइन क्वालिटी आपको रखनी है। अब अगर हम इसका टोटल विड्थ उसको फटाफट से प्लेस करें तो वो क्या रहेगा, तो आप इसको इजीली स्केचिंग के फॉर्म में कंपेयर कर सकते हो। जैसे ये जो पार्ट है इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें 1 2 3 4 एंड 5 से थोड़ा सा कम, तो हमारा जो ये वाला पार्ट था उसको हम सिंपली कंपेयर कर सकते हैं 1 2 3 4 5, जो कि बहुत नीचे तक जाएगा क्योंकि मैंने इसका साइज़ काफ़ी बड़ा ले लिया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से जज करना है। अगर हम इसको जब छोटे साइज़ में भी बना रहे हैं तो हमें वही चीज़ देखनी है कि कौन सा पार्ट किसके कंपैरिजन में कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो विथ क्या होगा, मुझे लाइन गैस करनी है तो मैं सिंपली यहाँ से गैस कर सकती हूँ।
इस वाली लाइन के कंपैरिजन में अगर हम इसको देख रहे हैं, सिर्फ गैस कर रहे हैं, तो वो कितना बाहर जाएगा। और अगर हमने इसका विड्थ ये रखा है तो लेंथ भी उस अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो इसका लेंथ आई गेस थोड़ा बढ़ेगा। तो इस तरीके से सिंपल वे में सिर्फ लाइंस के फॉर्म में जब आप उसको कट करते हुए चलते हो, स्केचिंग में भी आपको स्टार्टिंग में लाइंस का ही यूज़ करना है एंड ऑल्सो आपको जो आपकी लॉन्ग आर्ट स्टडी है बाकी सब चीज़ों में भी इम्प्लीमेंट उस तरीके से करना है। तो आई होप ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी। अगर हम किसी अदर ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बर्ड है, तो इसमें यहाँ पे एंगल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस थी तो यहाँ पे जज करना ईजी रहता है, बट जब एंगल्स में हम वर्क कर रहे होते तो वहाँ थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, 6 to 7 लाइंस मैक्सिमम इसी में कंपेयर करते हुए कन्वर्ट करना है। अगर करना है आपको ओवरऑल प्लेसमेंट सिर्फ 6 to 7 लाइंस में देनी होती है, क्योंकि जब हम स्मॉल एंगल से अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी सारे एंगल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक पार्ट से बनाते हुए लास्ट तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे वर्क नहीं करके हमें क्या करना है, ओवरऑल प्लेसमेंट्स जो है वो सिंपल लाइंस के फॉर्म में देनी है, सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करते हुए। उसके बाद कटआउट करना है, ठीक है। तो स्मॉल एंगल्स का जो टाइम है वो स्टेप 2 में आता है। स्टेप 1 में आपको सिंपल लाइंस के फॉर्म में उससे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको देख रहे हैं तो आप देखो, हम सिर्फ इसको लाइंस के फॉर्म में कंपेयर करेंगे कि कितना इसका पार्ट हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसका अपर पार्ट इतना रखा, ये एक लाइन मैंने रखी है, मुझे लग रहा है उसको इतना रखना है। इसको मैं अंदर से कन्वर्ट कर रही हूँ सिंपल लाइंस के फॉर्म में। यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो ये जो लाइन है इसको मैं प्लेस करूँगी। अब मैं देख रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रही हूँ, स्क्वायर बन रहा है या फिर एक इस टाइप का बॉक्स बनेगा, तो यहाँ से अगर हम एक एंगल देते हैं तो इस लाइन के कंपैरिजन में ये जो लाइन है, ये लाइन की कंपैरिजन में कितनी छोटी है, थोड़ी सी छोटी है। एंड ये नीचे जो एक लाइन जाएगी, एक एंगल जा रहा है यहाँ पे, तो आप एंगल को कैसे कैस कर पाओगे, सिंपल तरीके से ऊपर वाली लाइन की लेंथ और साइड वाली लेंथ की विड्थ आपको देखनी है। सिंपल तरीके से सिर्फ जज करना है सिंपल वे में। पहले हम इसकी जो विड्थ है वो देख रहे हैं कि इस लाइन के कंपैरिजन में हमें इसे थोड़ा सा कम रखना है, तो मैंने यहाँ पे इसे इतना रख लिया है। अब ये जो एक एंगल है, यहाँ से डिसाइड करने के लिए ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल ऐसे जा रहा है वो, अगर हम इसका पॉइंट देखें तो इस लाइन के कंपैरिजन में इस पॉइंट के ऊपर कितना है। तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं फ़ोन के अंदर, तो ये पॉइंट जब यहाँ जा रहा है दैट मीन्स हाफ से थोड़ा नीचे है, हाफ का हाफ है। तो मैंने यहाँ पे, ये मेरा हाफ है, इसका हाफ ये है, इस तरीके से गैस किया। अब ये तो आपको मिल गया कि कितना ऊपर है एंगल। ऊपर से भी वही चीज़ देखेंगे, अगर ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो नीचे जाके कहाँ पे एंड हो रहा है, इस एंगल के, यानी कि इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है। यहाँ से अगर हम इसको लेते हैं तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, अगर हम यहाँ पे एक लाइन दें तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा वो बैठेगा, इसका हाफ इस वाली लाइन का। यहाँ से अगर हम ले रहे हैं तो इसका हाफ थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि इतना हमें बाहर की तरफ रखना है। यहाँ से अगर हम इसको ले रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ से कट हो रहा है, तो ये एक एंगल हमें मिल गया, ये इतना ऊपर यहाँ से कट होगा। ठीक है, तो ये हमें एक एंगल मिल गया, ये हमें एक एंगल मिल गया। इस तरीके से सिंपल लाइंस के फॉर्म में ओवरऑल सिर्फ पिक्चर को कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करनी होती है स्केचिंग में, जिससे आपकी लाइन क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब इस पार्ट को, जब हमें ये पार्ट मिल गया है, तो इस पार्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल को जज करेंगे, ओवरऑल पार्ट को हम जज करेंगे सिंपल वे में। तो हम देखेंगे कि इसका जो लेंथ विड्थ है उसके कंपैरिजन में नीचे वाला कितना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे, अगर मैं इस चीज़ को गैस कर रही हूँ तो 1 2 3 में इसकी यहाँ पे ये वाली लेंथ कंप्लीट हो रही है। तो अगर मैं इसको इस वे में देख रही हूँ, ये जो इसका लेंथ है 1 2 एंड 3, यानी कि ये यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो रही है। अब मैंने ये चीज़ आगे क्यों प्लेस की लाइन को, क्योंकि मुझे पता है कि इसका यहाँ पर एक एंगल हमें देखने को मिल रहा है, तो इसको भी हम सिंपल एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट एंगल, यहाँ से एक स्लैंटिंग एंगल। यहाँ से जो स्ट्रेट एंगल है वो थोड़ा सा, अगर हमने ये वाला पार्ट कवर किया है तो हम देखें तो इसको हम लंबा ले सकते हैं। तो मैं इसको लंबा लूँगी एंड कर्व्स को कट कर दूँगी फ़िलहाल के लिए। इसको मैंने लंबा ले लिया। कहाँ से ये एंगल निकल रहा है वो हम देखेंगे कि यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी कि अगर हम इस पार्ट को देखें तो इस पार्ट के कंपैरिजन में जब दूसरा नंबर वाला पार्ट है उससे थोड़ा सा पहले,
यानी ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट यहाँ पे आ रहा था, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। यहाँ से जो हमारा एंगल है वो कहाँ पे एंड हो रहा है, वो यहाँ से हम देख सकते हैं इसके नीचे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सिंपली ये लिया, यहाँ पे इसका पॉइंट आउट कर दिया, ये एंगल हमें मिल गया। उसके बाद हमारा जो थर्ड एंगल वो यहाँ से आएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक प्लेसमेंट्स कर दी है, आपको सिर्फ गैस करना है क्या उसका विड्थ रहेगा, वो भी आप देख सकते हो। अगर हम इस एंगल को ऊपर लेके जाते हैं तो इस वाले पॉइंट से ये कितना दूर है वो आपको दिखना है। तो आप इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि इसका जो टोटल विड्थ हमने यहाँ से लिया इस पॉइंट तक, इसको हम वापस यहाँ पे रखें तो वही आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे गैस कर सकते हैं, ये हमारा पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट, यानी कि यहाँ पे। थोड़ा सा बाहर, और इसका अगर हम इसको कट करते जाते हैं तो वो एंगल्स के फॉर्म में, स्मॉल एंगल्स के फॉर्म में कट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को कंपेयर करते हुए लाइंस के फॉर्म में कट आउट करना है, सिर्फ ब्लॉक इन करना है अभी के लिए। अगर हम इस सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो इसमें भी सेम उसी तरीके से पहले हम सिंपल लाइंस के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे, ब्लॉक इन करेंगे। अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमें एक ये वाला जो एंगल है, सिंपल लाइन यहाँ पे एक स्ट्रेट जा रही है, उसका लेंथ पहले देखना है। उसके कंपैरिजन में ये जो एंगल है, ये जो लाइन है, इस पूरे फेस को कन्वर्ट करना है। तो पूरे लेंथ को पहले कंपेयर करते हुए उसके बाद पार्ट्स को इजीली कंपेयर आप कर सकते हो कि इसका जो ये वाला विड्थ है टोटल वो कितना होगा। तो उसके लिए आपको इस लाइन को पहले गैस करना है एंड उससे इस वाली वर्टिकल लाइन को, एंड फिर आफ्टर दैट सेंटरिंग करते हुए आप इस पूरे पार्ट को कंपेयर कर सकते हो, गैस भी कर सकते हो। जैसे अगर हमें यहाँ पे इसका जो फेस स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे इसका जो लेंथ है, मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना रखना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल वर्टिकल लाइन दी है, तो इससे कंपेयर करते हुए मुझे ऊपर जो इसका हेड वाला पार्ट है उसका विड्थ कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर मैंने फेस वाला पार्ट इतना रखा है तो उसके कंपैरिजन में हेड वाला पार्ट कितना है। तो जब मैं इस चीज़ को देख रही हूँ तो यहाँ से जो मैंने वर्टिकल लाइन ली, जो फेस का ओवरऑल लेंथ हमने काउंट किया वो इतना है। तो हम इसको इस तरीके से भी मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फेस रहता है, अगर जो एक सर्कल रहता है आगे वाले पोजीशन में, वो इक्वल रहता है। तो यहाँ से जब मैंने इसको देखा तो कट आउट होने के बाद में थोड़ा सा ज़्यादा इसका विड्थ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसका लेंथ ही रखा है, मैं इस चीज़ को सिंपल सेंटरिंग करके गैस कर सकती हूँ यहाँ से कि क्या उसका विड्थ रहेगा। जो ये लाइन है इसको मुझे गैस करना है कि ये कहाँ तक आएगी विड्थ के फॉर्म में, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रख दिया। तो दैट मीन्स जो पिक्चर था हमारा, जब हम उसको एक बॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ अपर फेस को अगर, तो वो इस तरीके से बनेगा। उसके बाद ये कुछ एंगल इस तरीके से जाएंगे एंड वो भी आपको उस तरीके से गैस करने रहेंगे जैसे मैंने उस वाले फॉर्म में आपको बताया इस टाइप में। यहाँ पर भी एक एंगल हमें देखने को मिल रहा है एंड फिर बाद में आप उसको धीरे धीरे कट आउट कर सकते हो, बट पूरे ओवरऑल प्रोपोर्शंस को जज करने के बाद में। अगर ये एक एंगल है तो यहाँ से ये वाला एंगल किधर जाएगा, यहाँ पे एक एंगल है वैसे तो, बट अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन में ले रहे हो तो आपको एंगल्स को जज करना पड़ेगा।